काली सलवार नामक यह कहानी सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई है। दिल्ली आने से पहले वो अम्बाला छावनी में रहती थी, जहाँ कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने के बाद वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी ही नहीं मिलता। अम्बाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आते थे और वो 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए कमा लिया करती थी। ये गोरे उसके हम वतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उसकी जबान से ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती, साहिब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहते, साहिब तुम एकदम उल्लू के पट्टे हो, समझा। यह कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई है, एक भी गोरा उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हुए हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ न बुलाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए के एक कौड़ी ज्यादा ना देंगे। ना जाने क्या बात थी, इनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टीम के लूंगी, इससे एक ढेला तुम कम कहो तो मैं ना लूंगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी। सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में, 20 रुपया महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में एक ऐसा टॉयलेट था जिसमें जंजीरें खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे पाइप में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो इस शोर ने उसे बहुत डराया। पहले दिन जब वो फ्रेश के लिए इस टॉयलेट में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। इस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया कि चूंकि ये मकान खास हम लोगों के लिए रियायत के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसीलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जो ही उसने जंजीर पकड़ कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की सी आवाज हुई और फिर एकदम पानी शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपने फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोकोनेन डाल रहा था। सुल्ताना की चीख सुनी, दौड़कर वह बाहर निकला और सुल्ताना से बोला, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मरा टॉयलेट है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूं, पर इस मोए जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को इस टॉयलेट की बाबत सब कुछ बता दिया कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, यह एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था।
इंटर पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। लगभग 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लॉरी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगा कर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने औरत को धंधे पर बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि आस्तिक थी, इसीलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा भगवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई है। चुनाचे इस खुशफहमी ने खुदा बख्श की इज्जत उसकी नजरों में और भी बढ़ा दी। खुदा बख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती मना ली, जो रेलवे स्टेशन के बाहर कैमरे से फोटो खींचा करता था। इसीलिए उसने फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अम्बाले के छावनी में कायम कर लिया। यहाँ वह गोरों के फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर ही अंदर उसकी छावनी में अच्छी जान पहचान हो गई। चुनाचे वे सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए से कई गोरे सुल्ताना के ग्राहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगन भी बनवा लिए, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा आखिर ये है कि अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बहुत मुबारक मानती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने यह भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वह दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह थी, जिसमें उसे बेहद आस्था थी। जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदा बख्श ने 20 रुपए महीने पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वह दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चल रही थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का यह हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुरक्कर कर दिया था, ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाएं। नीचे दुकानें थीं, ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सारी इमारतें एक ही डिजाइन की थी, इसीलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसकी एक पक्की निशानी बन गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। यह बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े हुरूफ जहाँ कोयले की दुकान लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी। कभी कभी रेडियो पर गाने गाया करती थी। जहाँ शरीफा के खाने का आला इंतजाम है लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती, जो उसी कारखाने के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसीलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ना आते हैं। चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही, तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर नहीं आया, तो उसे बहुत चिंता होने लगी। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हैं, हमें यहाँ आए हुए
किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया है। मानती हूँ आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना भी मंदा तो नहीं कि महीने भर में कोई शकल देखने में ही ना आए। खुदा बख्श को भी यह बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ आती है, वो यह कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों को पकड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर यह हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज की तरफ ध्यान लगा के सुनने लगे। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे भी थे। खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगन जो उसने अंबाले में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगन की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो, चलो वापस अंबाले में। यहाँ क्या धरा है? भाई होगा ये बड़ा शहर, पर हमें तो यह शहर नहीं रास आया। दूसरा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। इस कंगन को बेच कर आओ, मैं सामान वगैरह बांध कर तैयार रहती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगन सुल्ताना के हाथ से ले लिया और कहा, नहीं, जाने मन अंबाला अब हम नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यही वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है। यहाँ भी वो कोई न कोई रास्ता बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनाचे आखिरी कंगन हाथ से उतर गई। खाली हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी तरह से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी सारा दिन अब घर से बाहर रहने लगा। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियां मौजूद थीं, जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज उनके यहाँ जाना, घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने सहेलियों से मिलना जुलना कम कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकेत और मुर्धरिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो उन कोनों से इस कोने तक फैला रहता था। दाहिनी तरफ पर लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ की तरफ खुला मैदान था, जिसमें बेशुमार रेल पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिन पर नीली नीली नसें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुली मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छक छक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गंदले आसमान के माफिक मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आग झपकने की देर में हवा में घुल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को, जिसे इंजन ने
फिर कभी कभी वो गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग रास्ते बदल रहे हैं और वो चली जा रही है ना जाने कहाँ। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो वहीं रुक जाएगी किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला ना होगा। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी मेढ़ी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो वो औकात में ये इंजन सेठ मालूम होते हैं जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा मालूम होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठे की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का चिन्ह है। जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श से उसने बार बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसको टाल दिया कि मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वजह की कमीज बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनबरी ने रेशमी जॉर्जेट की इस बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने के काबिल नहीं रही। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मायूस था। उसे ऐसा मालूम होता था कि कोई फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर तकिया सर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के कारण अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालात को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी ना था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था, इसीलिए गर्द और गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन लग गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबो गरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की तरफ देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देख एक इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया।
वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे क्या? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और कुछ सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में जब बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से इन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर को देखा। वो सामान्य कद का मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और निश्चल थीं। कभी कभी इनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन, कनपटियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। खाक संतरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था, मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को परेशान कर दिया। उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? जब सुल्ताना कुछ ना बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे हंसी आ गई और बोली, आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, वही जो तुम करती हो। सुल्ताना को कुछ समझ नहीं आया और वह बोली, क्या? शंकर ने पूछा, तुम क्या करती हो? इस पर सुल्ताना अचकचा कर बोली, मैं तो कुछ नहीं करती। शंकर हंसा और बोला, मैं भी कुछ नहीं करता। इस पर सुल्ताना को क्रोध आ गया और वह भन्ना कर बोली, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ तो करती ही होगी। सुल्ताना ने क्रोधित होकर कहा, झक मारती हूँ। इस पर शंकर ने भी उसकी बात दोहराते हुए कहा, मैं भी झक मारता हूँ। अच्छा, सुल्ताना ने तुरंत कहा, तो आओ दोनों झक मारे। शंकर ने उत्तर देते हुआ कहा, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। सुल्ताना इस पर बिफर कर बोली, होश की तबाह करो, ये लंगर खाना नहीं है। शंकर ने भी तैस में कहा, और मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। अच्छा, तब तो मैं भी उल्लू की पट्टी हूँ। इस पर शंकर ने कहा, नहीं, मगर वो आदमी खुदा वक्त जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। सुल्ताना ने पूछा, क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया, ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा ही नहीं होता। पंडित, मौलवी और मिस्टर जिन्हा अगर यहाँ आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो। हाँ तो बोलो, रहोगे? सुल्ताना ने कहा। शंकर ने जवाब दिया, उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अम्बाले में आया होता जहाँ की वो खुशहाल थी
तो उसने किसी और ही रंग में उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती है, इसीलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? खुदा बख्श थक कर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कई दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए हैं, पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो बेकार कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल रहा तो जरूर बारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की है कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं है। कंगन थे सो तो एक एक करके बिक गए। अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें ना करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अम्बाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा दूंगी। सफेद नैनों का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था। ये भी कमीज के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ सलवार की कसर है, सो वह तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी न किसी तरह जरूर ला दो। मेरी कसम खाओ अगर ना लाओ। खुदा बख्श उठ बैठा, अब तुम खामखा ही जोर दिए जा रही हो। मैं कहाँ से लाऊंगा? अफीम खाने तक के तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। सुल्ताना ने कहा, कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आना गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अगर तुम कहती हो तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। ये कहकर खुदा बख्श उठ गया। लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर इधर उधर कमरों में टहलने के बाद उसने अपनी सफेद नैनों का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहाँ रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ते पढ़ते वह सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में से मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गरम चादर ओढ़कर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। जब शाम हो गई, बत्तियां रोशन हुई, नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। तभी उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादती तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे उसका अपना ही घर हो।
बड़ी बेतल्लुफी से पहले रोज की तरह तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात नहीं की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही चले जाने के लिए कह सकती हो, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं होती। सुल्ताना ने जल्दी से कहा, नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी जैसी चीजें हम जैसे लोगों के लिए नहीं हैं। छोड़ो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? सुल्ताना ने कहा। शंकर ने कहा, तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी तो नहीं है। सुल्ताना जहनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शंकर उठकर बैठ गया और बोला, जो दूसरे चाहते हैं। तुम में और दूसरों में क्या कोई फर्क नहीं है? शंकर ने कहा, उनमें और मुझमें तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इन बातों को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है? शंकर ने कहा। सुल्ताना बोली, तुम जीते मैं हारी। आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। शंकर ने कहा, तुम गलत हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल कर रही हो। लेकिन उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर। ये नाम भी अजब उठपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चलें। थोड़ी देर बाद शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, ना जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने कहा, पहले बताओ। सुल्ताना को झेंप सी गई, तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ मगर? शंकर ने कहा, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? रुक क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली सलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। अगर हो सके तो तुम मुझे एक काली सलवार बनवा दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें यह सलवार मिल जाएगी। ले अब खुश होना। सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर शंकर ने कहा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे? चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कह के सुल्ताना ने बूंदे उतार कर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा। मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज इसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसके पतलून में सिलवटें पड़ी थीं, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सो कर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर की बादा फरमाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई।
उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर ये सलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों ही खामोशी से एक दूसरे को देखती रहती हैं। दोनों को ही समझ में आ जाता है कि शंकर ने दोनों के साथ फरेब किया है। शंकर ने बातें बनाकर उनका इस्तेमाल किया। जिस तरह सुल्ताना को उसने सलवार का वादा किया, उसी तरह उसने अनवरी का इस्तेमाल किया। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।